हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग नीट प्लस बीपीआरटी के पीवाईक्यूज हम कवर कर रहे हैं। 29 मार्च 2022 का शिफ्ट 1 का पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा 9th पेपर और 9th क्लास है। ये ऑलरेडी 800 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जहां कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री एंड पीवाईक्यूज आर मोर देन इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत जरूरी है, आपको सारे के सारे करके जाने हैं एटलीस्ट 2022 के। ओके जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देयर आर डैश प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वन ऑफ विच इज सेफेलोकोडल। आपके आंसर में आई डोंट नो 3 क्यों दे रखा है, बट जब सेफेलोकोडल एक प्रिंसिपल है तो दूसरा प्रॉक्सिमो डिस्टल ही है और दो ही प्रिंसिपल है। तो आंसर आपका ए रहेगा जी, से 2। ठीक है। नियोनेट्स क्या होते हैं? तो नियोनेटल की बात हो रही है। इन्फेंट्स ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ, इन्फेंट्स ड्यूरिंग 5 दिन, पहले 5 दिन या पहला हफ्ता या पहले 2 हफ्ते। तो पहले 2 हफ्ते यानी बच्चा जब पैदा हो गया है उससे लेके 2 हफ्ते तक की बात जब हम करेंगे तो उसको हम नियोनेट बोलेंगे। ठीक है, तो वो बहुत प्रोन होता है बहुत सारी चीजों के, तो उस टाइम पे बच्चे का ज्यादा ध्यान रखना भी जरूरी होता है। What is the time period of sensory motor stage? Choose the closest answer. तो ऑब्वियस सी बात है, सेंसरी मोटर स्टेज इन्फेंसी वाली होती है 0 से 2 साल। ओके। According to Piaget, which period among the following is the period of concrete operations? So concrete operational stage हम कब पढ़ते हैं? 11 के बाद पढ़ते हैं, 7 से 11 के आसपास या 7 से 12 साल लगा लो। सो ये लेटर चाइल्डहुड हो गया जी, क्योंकि इसके बाद तो फिर एडोलेसेंस ही आनी है। राइट, आंसर डी हो जाएगा। If a child is asking uncomfortable questions in the classroom, what category does he or she fit in? तो स्लो लर्नर है? नहीं। स्लो वाला तो वैसे ही नहीं सवाल पूछेगा, स्लो अचीवर भी नहीं पूछेगा। हाइपर एक्टिव है या क्रिएटिव चाइल्ड है? सो अनकंफर्टेबल तो आप हो रहे हो, क्वेश्चंस तो वो सही पूछ रहा है, क्रिएटिव चाइल्ड है जी वो। ओके। ड्यूरिंग विच एज डज लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट टेकिंग प्लेस? तो लैंग्वेज तो 2 साल के बाद सेंसरी मोटर जैसे ही क्रॉस होती है, अर्ली चाइल्डहुड जिसको हम बोलेंगे, तभी शुरू हो जाता है। न्यूबॉर्न नहीं होगा, अडल्टहुड बहुत लेट हो गया, एडोलेसेंस भी बहुत लेट हो गया। आंसर हमारा एक ही बचा। ओके ओके, 7th क्वेश्चन। वेट वेट। विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड अ गैंग एज? तो गैंग एज किसको बोलते हैं? तो हम अर्ली चाइल्डहुड को टॉय एज बोलते हैं, और जो लेटर चाइल्डहुड को हम गैंग एज बोलते हैं जी। ओके। गैलेंस प्रपोजिशंस कम्स अंडर विच अप्रोच? तो देखो, हिपोक्रेट्स की थियरी आपने सुनी होगी, एटलीस्ट मैं तो करवाऊंगी ही जब मैं करवाऊंगी थियरी क्लासेस इसकी। सो उसके अंदर हम पढ़ेंगे हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स ने एक थियरी दी जो कि बायोफिजिकल अप्रोच में आएगी, लेकिन उसको एक्सटेंड करना और उसके एग्जैक्ट वो देना, क्या बोलते हैं, स्टेप्स देना, वो गैलन ने बात की थी। तो आंसर हमारा ए रहेगा जी, बायोफिजिकल अप्रोच। तो हिपोक्रेट्स और गैलन की थियरी भी बोल देते हैं। 4 टेम्परामेंट्स के हिसाब से, बायोलॉजिकली और फिजिकल एस्पेक्ट के हिसाब से, बायोलॉजिकली 3, ये जो 4 फ्लूइड होते हैं उस बेसिस पे इन्होंने किया, और अलग अलग पर्सनालिटी के टाइप्स बताए। ओके, सो ये मेजर आइडिया जो था वो इंट्रोड्यूस किया था हिपोक्रेट्स ने, लेकिन गैलन ने बाद में डिटेल बताई थी इन्हीं टाइप्स की। ओके। हाउ डज डेवलपमेंट प्रोसीड इन ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन बॉडी में कैसे? स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक, जनरल टू जनरल या जनरल टू स्पेसिफिक? तो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। स्किनर्स प्रपोजिशन कम्स अंडर विच अप्रोच? तो स्किनर की प्रपोजिशन कौन से अप्रोच में आएगी? सोशल लर्निंग अप्रोच में, साइको एनालिटिकल अप्रोच में, पर्सोनोलॉजिकल अप्रोच में, या स्पिरिचुअल अप्रोच में? तो आंसर क्या रहेगा? आंसर आपका फर्स्ट रहेगा जी, क्योंकि साइको एनालिटिकल में हम फ्लूइड को लेके चलते हैं। स्पिरिचुअल अप्रोच जैसा हमने कुछ पढ़ा नहीं है खास, ना ही पर्सोनोलॉजिकल ज्यादा कुछ पढ़ा है, ये वर्ड नहीं सुना है इतना। सोशल लर्निंग अप्रोच ही बचता है स्किनर का। अदरवाइज एग्जैक्ट आता तो सोशल लर्निंग हम किसकी मान रहे थे? सोशल लर्निंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की थियरी हम उसकी बंडूरा की मानते हैं। हाउ मेनी आवर्स डज अ नियोनेट स्लीप इन अ डे? तो नियोनेट मतलब स्टार्टिंग के 2 हफ्ते बच्चा बहुत सोता है। ठीक है, ज्यादातर सोता ही रहता है वो। अगर सही है बच्चा तो ठीक है, अगर दूध ठीक से नहीं पी रहा है तो बहुत रोएगा। सो 18 से 22 घंटे पर डे सोता है बच्चा। सो मैक्सिमम टाइम स्लीपिंग में जाता है उसका। 6-7 घंटे ही एक्टिव पीरियड रहता है बच्चे का जब वो जाग रहा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर अकम्प्लिश? और ये जो पीरियड है सोने वाला है धीरे धीरे कम होता जाता है फिर। Which of the following is the major accomplishment of the pre-operational stage? So pre-operational stage में imaginary play होता है, symbolic thoughts होते हैं, egocentric thoughts होते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें pre-operational में जाएंगी। Conservation किस में जाएगा?
थर्ड स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल में, ऑब्जेक्ट परमानेंस पहले वाली स्टेज में, सेंसरी में, आइडियलिस्टिक थिंकिंग लास्ट स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल में। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। तो 5 ब्रॉड पर्सनालिटी ट्रेट्स, ये आपकी साइकोलॉजी की जो बुक है ना 11th-12th वाली, उनमें से किसी में पढ़ाया हुआ है मैंने। 5 ब्रॉड पर्सनालिटी ट्रेट्स डिस्क्राइब्ड बाय बिग 5 थ्योरी। ठीक है, तो OCEAN ये भी रहता है। सो टेक्निकली एक्स्ट्रावर्जन ये हो गया, एग्रीएबलनेस हो गया, ओपननेस हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, सो न्यूरोटिसिज्म ही बचता है। ठीक है, आपको नाम याद रखना है किसने दी है ये थियरी, इन्होंने खुद ही बता दिया, ये पर्सनालिटी की थियरी, ट्रेट थियरी है। गोल्डबर्ग ने ये टर्म दी थी बिग 5, और पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे की ये थियरी है 5 फैक्टर मॉडल। ओके, creativity is related to which one of the following? It generates creative ideas by exploring many possible solution. जब बहुत सारे possible solution हो तो divergent thinking है, जब अलग अलग तरीके से सोच के भी एक ही आंसर तक पहुंचना हो, एक ही possible solution हो, तो convergent thinking है। ओके, डी नीड्स बी नीड्स की बात हो रही है, मैस्लो की थियरी है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मैस्लो आंसर आएगा, और मैस्लो की 1954 की थियरी है, इन्होंने डेफिशिएंसी और ग्रोथ नीड्स की बात की थी। पहली 4 जो हैं, यानी फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंग और लव, और एस्टीम नीड्स, ये डी नीड्स में, डेफिशिएंसी नीड्स में आती हैं। बाकी 3 जो हैं वो टेक्निकली पहले तो सिर्फ यही थी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली, ठीक है, टॉप वाली। बट अब बाकी जो बची हुई है जी, क्योंकि ये 8 स्टेज बना दी गई हैं, कोग्निटिव नीड, एस्थेटिक नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और ट्रांसेंडेंस। अदरवाइज 5 स्टेप मॉडल ही था ये, नीचे वाली 4 और एक ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये 3 हमने बाद में ऐड करी हैं। ठीक है, सो ये मैस्लो का मॉडल आपको याद हो, 5 स्टेज मॉडल की बात थी, तब हम डेफिशिएंसी इन 4 को बोल रहे थे, और ऊपर वाली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को बीइंग नीड या फिर ग्रोथ नीड बोल रहे थे। बट अब ये बाकी 4 ग्रोथ में जाएंगी, और जो आपकी नीचे वाली 4 हैं वो आपकी डेफिशिएंसी नीड में जाएंगी। ओके, What were the processes of cognitive development according to Piaget? Piaget के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा है एसिमुलेशन, अकोमोडेशन, अडेप्टेशन के अंडर पढ़े हैं ये। इक्विलिब्रियम वर्ड सुना है, स्कीमा सुना है पियाजे का, तो आंसर आपका सी हो जाएगा जी। Who among the following proposed a theory under the psychoanalytical approach? अभी अभी ऊपर बताया था कि साइकोएनालिटिकल की बात तो फ्लूइड करते हैं, तो साइकोसेक्सुअल, साइकोएनालिटिकल एक ही बात है। हाउ डज द मोटर एबिलिटी डेवलप? तो मोटर एबिलिटी कब डेवलप, कैसे डेवलप होती है? हेड टू टो डेवलप होती है जी, हेड टू टो, यानी सिफेलोकोडल की हम बात कर रहे हैं। अगर ये चीज सेंटर टू पेरिफेरी जाए तो उसको हम प्रोक्सिमोडिस्टल बोलेंगे, और ये 2 ही प्रिंसिपल इस तरीके के होते हैं जो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। 2 prominent propositions of biosocial approach, ठीक है, यानी बायोलॉजी और एनवायरमेंट दोनों की बात कर रहे हैं जो। सो ये क्या आएगा जी, ये पर्सनालिटी की थियरीज में से आंसर आएगा, आइजिंक और कैटल आएगा। कैटल के हमने 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स की बात की, जिसमें हम सरफेस ट्रेट, सोर्स ट्रेट की बात करते हैं, और ऐसे ही आइजिंक में भी हम 2 पोलर होता है ना, एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, तो वो स्टेबिलिटी, तो वो जो एस्पेक्ट था वो आइजिंक में था। आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, Which one of the following is the third stage of Piaget की cognitive theory? थर्ड कौन सी है? ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, और ये चौथी है। तो आंसर आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आ जाएगा। ये थियरीज जो हैं, ये ऊपर आया था ना ये आइजिंक वाला, इसलिए मैंने ये डाल दिया यहाँ पे। ये पर्सनालिटी की टाइप थियरीज हैं, ब्रॉड एस्पेक्ट जो आपको दिख रहा होगा, और ये पर्सनालिटी की 3 जो है वो आप मेजरली ट्रेट थियरीज हैं। तो ये देखो, एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म, स्टेबिलिटी, पहले ये 2 ही एस्पेक्ट थे, बट तीसरा उन्होंने बाद में दिया था। कैटल की 16 पर्सनालिटी फैक्टर, ये भी ट्रेट थियरी है। इस तरीके से डाटा को कलेक्ट करके फिर हमने ये 16 पर्सनालिटी फैक्टर दिए हैं। जॉर्डन एल्पोर्ट बहुत फेमस है कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेट्स के लिए, ये पर्सनालिटी की असेसमेंट के लिए हैं, जो मैंने यहाँ पे एड ऑन कर दिया। Which among the following is not a factor that affect inclusive classroom? तो inclusive classroom को evaluation system affect करेगा, then diversity among learner affect करेगी, infrastructure कैसा है वो भी affect करेगा, मीडिया नहीं affect करेगा जी। ओके, एक ही ऑप्शन बचता है। आरबीआई का डाटा जो 2011 की स्टैटिस्टिक के अकॉर्डिंग, ऐसे क्वेश्चंस ना आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपने कितने ऐसे क्वेश्चन छोड़े हैं, क्योंकि कई बार आई थिंक मुझे ये भी आइडिया है कि आप लोगों के कई बार आप आगे मूव करते हो तो आप पीछे वाले क्वेश्चन पे नहीं जा पाते,
ओके तो वो और भी मुश्किल हो जाता है ये समझना कि कौन से क्वेश्चन छोड़े और कौन से करें। ओके सो जो बिल्कुल स्टैटिस्टिकल बिल्कुल फैक्चुअल हो, ठीक है, जैसे ये आरबीआई के डाटा से रिलेटेड आपको नहीं पता तो आप छोड़ सकते हो, अदरवाइज छोड़ना मत, क्योंकि मेजरली आपके नंबर जो है वो इन्हीं क्वेश्चन से बनेंगे जो आपके 100 क्वेश्चन है। ओके तो आपने अच्छा स्कोर करना है तो आपने अटेम्प्ट करनी है मैक्सिमम, लेकिन एक्यूरेसी के साथ। सो इन्होंने पूछा कौन से इसमें ज्यादा फीमेल पॉपुलेशन है मेल के कंपैरिजन में। सो ये वाला तो जेन्युइन क्वेश्चन है, आरबीआई का डाटा हो या कोई भी चीज हो, आंसर मोस्ट प्रोबेबली केरला लगता है हमें देख के, क्योंकि वहां की फीमेल मतलब लिटरेसी भी बहुत है, फीमेल लिटरेसी भी बहुत अच्छी है। सो आंसर आपका केरला ही है। राइट टू एजुकेशन एक्ट डिस्क्राइब्स द मोडालिटीज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन, आरटी एक्ट 6 से 14 साल की बीच की एजुकेशन की बात करता है। In how many categories did Benny et al. Grouped the curriculum? तो करिकुलम की कितनी कैटेगरीज बनाई इन्होंने? इन्होंने 6 कैटेगरीज बनाई जी, सॉरी 6 किसमें था, एक और ऑप्शन आएगा 6, 4 कैटेगरीज हैं और ये हैं 4। सो करिकुलम एक प्रोडक्ट की तरह, एक प्रोग्राम की तरह, एक इंटेंडेड लर्निंग आउटकम की तरह, और एज प्लान्ड लर्नर एक्सपीरियंस जो हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। ओके सो ये जो क्वेश्चंस हैं इस तरीके के, मैंने जो ये एक्सप्लेनेशन डाली है आपको याद करनी है, ये एक्सप्लेनेशन 4 कैटेगरीज हैं ये, ठीक है, तो चारों के चारों आपको पता होनी चाहिए। How many levels of social diversity are there? In which first is individual diversity. तो 5 तरीके की social diversity रहेगी, जिसमें से एक individual diversity है, उसके अलावा regional, linguistic, religious और caste and tribal diversity. So ये 5 तरीके की diversity है जिनके नाम आपने याद रखने हैं. Okay? Which of the following falls under psychological basis of curriculum? So through education, efforts are made for bringing desirable changes in the behavior of learner. Philosophy is the end and education is the means to achieve that end. Society immenses the social curriculum. Curriculum is positively correlated with need and requirements of the society. तो देखो हमसे ना साइकोलॉजिकल बेस पूछा है तो ऑब्वियसली फिलोसफी वाली चीज तो नहीं आएगी। ओके सोसाइटी इन्वेंसेस द स्कूल करिकुलम, एजुकेशन के थ्रू हम एफर्ट्स डालते हैं डिजायरेबल बिहेवियरल चेंजेस के लिए, ये आपका साइकोलॉजिकल बेस के साथ आ रहा है, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ये आपका सोशियोलॉजिकल बेस के साथ है ऑप्शन डी, और ऑप्शन बी जो है वो आपका फिलोसॉफिकल बेस के साथ है। ओके सोसाइटी वाली चीज भी ये सी वाला भी सोशियोलॉजिकल में आ जाएगा। Which gender analysis framework has these 4 components? The activity profile, access and control profile, influence factors and checklist for analysis. सारी चीजें दे दी, बस आपसे नाम पूछा है, नया क्वेश्चन हो सकता है। जेंडर एनालिसिस फ्रेमवर्क है ये, हार्वर्ड एनालिटिकल फ्रेमवर्क इसका आंसर रहेगा। अभी हम मोजर फ्रेमवर्क और हार्वर्ड एनालिटिकल दोनों की बात करेंगे, उससे पहले ये क्वेश्चन देख लो। Who defined curriculum as a plan for learning which contain assumptions about the purpose of education in our society? So इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है, लीव दैट क्वेश्चन, क्योंकि ये एग्जैक्ट है, आप तुक्का मार के अपना नंबर कम नहीं कर सकते यहाँ पे। ओके आंसर इसका वाइल्स और बॉन्दी रहेगा। ये है जी हार्वर्ड एनालिटिकल फ्रेमवर्क, जिसको जेंडर रोल्स फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। 4 कोर कंपोनेंट्स हैं डिजाइन टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डाटा ऑन जेंडर रोल्स एंड रिलेशंस, कि कैसे जेंडर रोल्स काम करते हैं, ठीक है, सो उससे रिलेटेड डाटा कलेक्शन, उनको ऑर्गेनाइज करना, तो वो एक कंप्लीट एनालिटिकल फ्रेमवर्क है ये। सो एक्टिविटी प्रोफाइल, दिस कंपोनेंट डिटेल्स हु डज व्हाट विद इन अ कम्युनिटी और हाउस होल्ड, कि कौन कैसा काम करता है, क्या काम करता है, ठीक है, सो प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव हर तरीके के काम की हम बात करेंगे। ओके देन है एक्सेस एंड कंट्रोल प्रोफाइल, इसमें हम रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करते हैं कि रिसोर्सेज कितने हैं और किसके पास है, टाइप वाली सिचुएशन की कौन से जेंडर का यहाँ पे रोल ज्यादा है। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, जो फैक्टर्स यहाँ इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक सोशल कल्चरल लीगल, जो एक्सप्लेन करेंगे जेंडर डिवीजन ऑफ द लेबर, यानी कौन कैसा काम क्यों कर रहा है, वो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, ठीक है। चेकलिस्ट फॉर एनालिसिस, तो ये लास्ट में जो है सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट साइकिल, तो उस हिसाब से आप जो है जेंडर पर्सपेक्टिव ओवरऑल जुड़ा हुआ होगा इसके अंदर क्वेश्चंस के अंदर, और वहां पे आप चेकलिस्ट करते हो और एनालाइज करते हो वो जो आंसर्स लोगों से निकल के आए हैं। ओके सो ये हार्वर्ड एनालिटिकल फ्रेमवर्क है जिसको जेंडर रोल फ्रेमवर्क भी बोलते हैं।
क्वेश्चन क्या आ सकता है अगली बार कि जो मोजर फ्रेमवर्क है या कौन से फ्रेमवर्क में ट्रिपल रोल्स ऑफ वुमेन की बात की गई है या वो फ्रेमवर्क किसने दिया है, तो कैरोलिन मोजर ने दिया है। इसको जेंडर प्लानिंग फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। फीमेल की जो है वो 3 तरीके की ट्रिपल रोल जो है वो फीमेल प्ले कर रही है। एक तो अनपेड वर्कर की तरह कि आपके घर में खाना बना रही है, बच्चे का ध्यान रख रही है, वो सारी चीजें। एक जो इनकम जनरेशन वाली एक्टिविटीज हैं कि बाहर जाके भी काम कर रही है, वो प्रोडक्टिव हो गया। एक कम्युनिटी मैनेजमेंट का, कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करना, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना, वो वाली चीजें। ओके, सो ये तीनों रोल जो है वो वुमेन प्ले कर रही है। सो ये मोजर के, कैरोलिन मोजर के अकॉर्डिंग ट्रिपल रोल वुमेन प्ले करती है। ये बात आपने याद रखनी है किसके अकॉर्डिंग, तो कैरोलिन मोजर का मोजर फ्रेमवर्क है जिसको जेंडर प्लानिंग फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। ओके, दूसरा ये डिफरेंशिएट करते हैं प्रैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक जेंडर नीड्स में। ओके, प्रैक्टिकल नीड्स में जो इमीडिएट नीड्स हैं, वाटर, हेल्थ केयर, ठीक है, जो करंट एक्टिविटीज के सपोर्ट के लिए, पावर से रिलेट नहीं करते। ओके, पावर को चैलेंज नहीं करते, ये जो नीड्स हैं। एक स्ट्रैटेजिक नीड्स हैं जो पावर को इम्बैलेंस कर देती हैं। बहुत सारे ऐसे आपको जो है वो लीगल राइट्स दिखेंगे, इक्वल पे के मुद्दे दिखेंगे, वो स्ट्रैटेजिक नीड्स हैं जो पावर को इम्बैलेंस कर रहे हैं कि पहले अगर मेल डोमिनेटिंग चीज थी तो वो इम्बैलेंस हो रही है जो पहले जो चीज थी। सो वो जो मुद्दे हैं वो स्ट्रैटेजिक नीड्स में आ जाएंगे। और एक कैटेगरी है वुमेन इन डेवलपमेंट की कि आप जो है उसकी बियॉन्ड, आप उसको उससे बियॉन्ड मूव करना है, हमें ऐसी पॉलिसीज पे जाना है कि हम वुमेन डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की बात ना करें, जेंडर डेवलपमेंट, जेंडर एम्पावरमेंट की बात करें। ठीक है, हर किसी को, वो होता है ना, कई बार हम मेल राइट्स की बात करते हैं या मैस्कुलिनिज्म की बात करते हैं फेमिनिज्म की जगह। सो फेमिनिज्म को कई बार गलत तरीके से देखा जाता है कि फीमेल को सपोर्ट कर रहा है, नहीं, इक्वल राइट्स की बात कर रहा है फेमिनिज्म। ओके, तो वो एक्चुअल डेफिनेशन है उसकी। How many approaches of curriculum are presented by Ornstein and Huggins? तो कितने करिकुलम की बात इन्होंने की है, तो ये अप्रोचेस 5 अप्रोचेस हैं जी। ये हैं बिहेवियरल रैशनल अप्रोच कि किस अप्रोच से आप करिकुलम बना रहे हो। ओके, सो देन है आपका सिस्टम्स मैनेजरियल अप्रोच, इंटेलेक्चुअल एकेडमिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच और रिकॉन्सेप्चुअलिस्ट अप्रोच। आपको ब्रॉड नाम पता हो, मोर देन इनफ है, आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो डिटेल नेट के लेवल पे पूछी जाती है, इसलिए मैंने सिर्फ नाम ऐड किए हैं यहाँ पे। ओके, Who among the following is not at risk for exclusion? तो कौन बच्चा एजुकेशन सिस्टम से एक्सक्लूड होने के रिस्क पे नहीं है? ठीक है, नॉर्मल चाइल्ड, क्रिएटिव चाइल्ड, ब्लाइंड चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड। देखो, नॉर्मल चाइल्ड रहेगा आंसर, वो रिस्क पे नहीं होता है क्योंकि क्रिएटिव वाला बच्चा भी रिस्क पे है कि वो जो सिस्टम है उससे एक्सक्लूड हो जाएगा। उसकी क्रिएटिविटी अगर दिखती रही तो वो या तो वो होता है ना कि डाउन चला जाएगा कि वो इतना क्रिएटिव रहे ही ना, उसको इतनी टोका टाकी हो जाए, या फिर जो है वो क्रिएटिव चाइल्ड वो छोड़ ही देगा वो वाला सिस्टम। ठीक है, कि कोई और तरीका या होम स्कूलिंग या कोई और तरीका। ठीक है, गर्ल चाइल्ड तो हमेशा ही रिस्क पे होती है और ब्लाइंड चाइल्ड या डिसेबल्ड चाइल्ड भी रिस्क पे रहेगा। सो नॉर्मल चाइल्ड ही बचता है जी, वो रिस्क पे नहीं है एक्सक्लूड होने के, वो नहीं एक्सक्लूड होगा क्योंकि मेजोरिटी जो है वो एवरेज या नॉर्मल चाइल्ड की होती है। Children who are ready to cope up with academic and social demands of the school get shifted to regular setup from special setup. स्पेशल एजुकेशन से रेगुलर सेटअप में मूव कर रहे हैं वो वाले बच्चे जो रेडी हैं एकेडमिक और सोशल डिमांड्स में शिफ्ट होने के लिए। ठीक है, कोप अप करने के लिए कि अगर कोई दिक्कत आई तो इट्स ओके। सो वो मेन स्ट्रीमिंग बोलेंगे हम इसको कि हम मेन स्ट्रीम में लाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आप ये भी, एक क्वेश्चन पहले भी आया था, हो सकता है आपको तब भी दिमाग में आया हो कि इंक्लूजन क्यों नहीं आ रहा है। ओके, सो हम वो बच्चों की बात कर रहे हैं जो रेडी हैं सारी की सारी चीजों को फेस करने के लिए, अगर हो भी रही हैं तो। इंक्लूजन में तो हम चाहते हैं वो चीजें हो ही ना, इंक्लूजन में तो हम चाह रहे हैं कि सिस्टम जो है वो चेंज हो अपने आप में और सारों को इंक्लूड करे, सभी लर्नर्स का ध्यान रखा जाए, वो एस्पेक्ट है। मेन स्ट्रीमिंग का एस्पेक्ट है कि जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं वो रेगुलर में आने की कोशिश की जा रही है, उनको लाया जा रहा है। सो टेक्निकली पहले हम स्पेशल एजुकेशन की बात करते थे, फिर हम मेन स्ट्रीम में एक ओवरऑल प्रोसेस लेके आए, उस मेन स्ट्रीम में फिर हमने इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात की और फिर हम अब फाइनल सबसे ब्रॉड टर्म इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, बट ये मेन स्ट्रीमिंग कहलाएगा जी। एरिक्सन डिफाइन करते हैं आइडेंटिटी डिफ्यूजन, यानी अभी तक आपको एक आइडेंटिटी मिली ही नहीं है, आपने एक्सपीरियंस नहीं की है। ओके, सो एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग परफेक्ट आइडेंटिटी नहीं, हैविंग टू आइडेंटिटी नहीं, हैविंग मोर देन टू आइडेंटिटी नहीं, नॉट हैविंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, यू आर डिफ्यूज्ड। आइडेंटिटी डिफ्यूजन, जैसे वो होता है ना कि आप एक कोने में परफ्यूम मार दोगे तो वो डिफ्यूजन हो जाएगा, सारे कहीं फैल जाएगा। ऐसे ही कोई एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी नहीं है, डिफ्यूज्ड है चीजें, आपको सेंस ही नहीं है एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी की।
अकॉर्डिंग टू मार्श एंड स्टैफोर्ड हाउ मेनी डायमेंशंस ऑफ करिकुलम आर देयर। सो ये था जी, यहाँ पे 3 करिकुलम है, ठीक है, 3 एस्पेक्ट को लेके चलते हैं, 3 डायमेंशंस को। करिकुलम को एक कंटेंट, एम, ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंस इवैल्यूएशन की तरह, करिकुलम को एक प्लानिंग, लर्निंग की तरह, और करिकुलम और इंस्ट्रक्शंस दोनों साथ में साथ चलते हैं। तो ये 3 एस्पेक्ट जो है, डायमेंशंस जो है, वो मार्श और स्टैफोर्ड ने दिए हैं। On which of the following approach जॉन ड्यूई, हेनरी मॉरिसन वर्कड। तो इन्होंने किस पे काम किया है? इन्होंने इंटेलेक्चुअल एकेडमिक अप्रोच पे काम किया है। इसके लिए आपको और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं उतना ही ध्यान रख लो, उससे और कुछ नहीं तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व हो जाएगा। अगर डीपर लेवल पे गए तो करिकुलम का ही अपने आप में इतना सिलेबस हो जाएगा कि आपका इनपुट आउटपुट रेशियो बनेगा ही नहीं, आप मेहनत ज्यादा करोगे और आउटपुट आपको कम दिखेगा। ओके। If a teacher is using pictures while teaching history, will this technique make the classroom an inclusive classroom? बोल सकते हैं, ठीक है। टेक्निकली इंक्लूसिव का मतलब तो ये होता है कि सबको साथ लेके चलना, या जो है सारी चीजों को इंक्लूड करना। सो ठीक है, ये बता भी रहे हैं और पिक्चर्स भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इन्होंने ऐड ही किया है। ओके, सो आंसर आपका यस रहेगा। Which one of the following is not a program of universalization of education? देखो, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं पूछा है। एलिमेंट्री होता तो सर्व शिक्षा अभियान पे जाते। अब इन्होंने यूनिवर्सलाइजेशन पूछा है, तो सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा, ये उच्चतर लेवल तक की बात करते हैं तीनों। ये एलिमेंट्री तक, ये माध्यमिक लेवल पे और ये उच्चतर लेवल पे। तो ये बात तो यूनिवर्सलाइजेशन की ही कर रहे हैं। सो आईईडीपी जो है वो एक प्रोग्राम नहीं है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का, ये इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम है। Social diversity in the state-wise division and also within the state in India is the dash cause of regional diversity. तो जब आप सोशल डाइवर्सिटी और रीजनल डाइवर्सिटी की बात कर रहे हो, सो ज्योग्राफिकल कोज एक मेजर कारण रहेगा कि कहाँ पे माउंटेन्स हैं या कुछ और बीच में आ गया, तो उस हिसाब से जो है आपको सोशल डाइवर्सिटी भी दिखेगी, और उसी हिसाब से उस सोशल डाइवर्सिटी का जो है ये ज्योग्राफिकल कारण रहेगा रीजनल डाइवर्सिटी का भी। ओके। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन इन विच स्टेज? तो कौन सी स्टेज में है? एरिक्सन की स्टेज है, मिडिल अडल्टहुड आंसर आएगा। ओके, क्योंकि लेटेंसी तो इनकी स्टेज ही नहीं है। प्यूबर्टी एग्जैक्टली कोई स्टेज नहीं है टेक्निकली, तो यंग अडल्टहुड और मिडिल अडल्टहुड बचता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग रीजनलिज्म अमंग पीपल? सो रीजनलिज्म निकालने का या कोई भी स्टीरियोटाइप निकालने का एक ही जो है वो इफेक्टिव तरीका होता है, एजुकेशन। Which diversity has political cause as one of its causes? So कौन सी डाइवर्सिटी में बहुत सारे कारणों में से एक पॉलिटिकल कारण भी है। सो जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसमें एक कारण तो ज्योग्राफी हो गया, दूसरा रीजनल कारण, रीजनल डाइवर्सिटी का कारण हो गया पॉलिटिकल कॉज, कि आपने जो है वो होते हैं ना, क्या कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना रखी हैं अलग अलग। ओके, तो पॉलिटिकल कारण भी है। Which one of the following is not a type of listening? Passive listening कि बस चुपचाप आप बैठे हुए हो और आपके दिमाग में जा रही हैं चीजें। अटेंटिव लर्निंग, बहुत ध्यान से आप सुन रहे हो। रिस्पॉन्सिव लिसनिंग, सॉरी मैं लर्निंग बोल गई। पैसिव लिसनिंग, अटेंटिव लिसनिंग और रिस्पॉन्सिव लिसनिंग। सो वही है, पैसिव में आप जो है चुपचाप सुन रहे हो, अटेंटिव में ध्यान से सुन रहे हो, और रिस्पॉन्सिव में रिस्पॉन्स भी देना है वाली सिचुएशन या बीच बीच में दे भी रहे हो, तो वो लिसनिंग। सो डिटेल्ड लिसनिंग करके कोई टाइप नहीं होता है जी लिसनिंग का। End of a course exam or term and examination are an example of. So during the exam formative assessment, end term में summative assessment. Informal assessment या objective questions ये अलग अलग तरीके हो जाएंगे फिर। Okay? Which one of the following processing involves translating the sounds that the listener receives into standard forms of language using clues like pronunciation and inflection? So इनमें से कौन सा process involved है translating the sound जो listener receive कर रहा है standard form या clues के through? तो ये क्या हो जाएगा जी? ये bottom up processing हो जाएगी। Okay? How many dimensions of ICT mediated teaching learning environment are there according to Delemans? ये था वो, मैंने एक जगह 6 बोला था ना। सो 6 डायमेंशंस की, 6 डिस्टिंक्ट डायमेंशन की बात ये करते हैं, जिसमें कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन, लर्निंग एक्टिविटीज एंड टास्क, इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, सपोर्ट गाइडेंस, असेसमेंट इवेल्युएशन, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटरफेस। सो ये था आईसीटी के डायमेंशंस। देन है सॉफ्टवेयर कम्स अंडर विच टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर क्या है? आईसीटी, कोर आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया जी,
ठीक है, बाकी सारी चीजें नहीं है। Full form of CALP, CALP, Cognitive Advanced Language Proficiency will be the answer. Okay, Cognitive Advanced Language Proficiency, याद कर लो इसको. Okay, in which of the following layout 2 to 5 children work collaboratively on a project or task. तो जब collaboratively काम कर रहे हैं तो collaborative group work हो गया, ना कोई conference style है, ना traditional classroom है, ना computer की कोई application बताई है. So answer आपका A हो गया जी. There are dash main stages of normal language acquisition, one of which is the babbling stage. तो हम मेजरली 4 मेन स्टेज लेके चलते हैं. पहली बैबलिंग, दूसरी आपकी वन वर्ड स्टेज या होलोफ्रेजेटिक बोलते हैं स्टेज, ठीक है, 10 से 12 महीने तक. फिर आपकी 1.5 साल से लेके 2.5 साल तक आप लगा लो 2 वर्ड्स बच्चे इकट्ठा बोलने लग जाते हैं, मम्मा आजा, या इस टाइप की चीजें. ओके, देन टेलीग्राफिक स्टेज या मल्टीवर्ड वो 2.5 साल के बाद आ जाती है, जिसमें बच्चा पूरे पूरे सेंटेंसेस बनाना और सारी चीजें आपसे कन्वर्सेशन करना सीख जाता है. Whose model of language development attributed an innate understanding of fundamental rules which get activated by language the child hears and accounts for the speed and regularity of the डेवलपमेंट. सो इसने फंडामेंटल रूल्स को समझने की बात की है. कौन सा मॉडल लैंग्वेज डेवलपमेंट का ये बात करता है? चॉम्स्की. जब भी लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात आए, आपको कंफ्यूजन हो, नॉम चॉम्स्की के साथ चले जाओ, मोस्ट प्रोबेबली वो ठीक ही मिलेगा. Which one of the following is not a function of language? लैंग्वेज का फंक्शन रिपीटेटिवनेस नहीं है जी. रेगुलेशन है, हेरिस्टिक है, इंस्ट्रूमेंटल है, बट रिपीटेटिव जो है वो लैंग्वेज का जो एक पार्ट है, जैसे बैबलिंग स्टेज या इमिटेशन वाली स्टेज, उसमें बच्चा रिपीटेडली बोलेगा. अदरवाइज रिपीटेटिव जो है वो फंक्शन नहीं है लैंग्वेज का. All of the following are software apps used for classroom teaching except which is a hardware. तो देखो, जूम एक ऐप है जो क्लासरूम के लिए यूज हो रही है, वेबएक्स भी यूज होती है, एमएस की भी यूज होती है. प्रोजेक्टर एक हार्डवेयर है. प्रोजेक्टर एक काम है जो ये लगा दिया और उसकी वजह से आपको सामने फिल्म दिख रही है, कुछ दिख रहा है, जो प्रोजेक्ट कर रहा है टेक्निकली. ओके, being able to decide the mathematical process to be followed as quickly as possible, this component is called. So being able to decide, आप डिसाइड कर पा रहे हो कि किस फ्लो में आगे चीजें जानी है. ओके, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग का कोई लेना देना नहीं, फ्लुएंसी की बात हो रही है. ओके, आंसर आपका फ्लुएंसी आ जाएगा. Who suggested that due to natural incorporation of various elements of autonomy, जैसे flexibility in selection of learning material, method of interaction, timing with authentic context, assessing their own progress, developing their own meaning, learners develop a sense of autonomy. तो ये बात किसने बोली है? So ये बात वाच ने बोली है जी, WACH. Okay. Which one of the following presents a universal sequence of developing language? The universal sequence की बात जब लैंग्वेज को डेवलप करते हैं तो उसकी बात जो है वो किसने? वेल ने की है जी, एनेमेरे वेल. ठीक है, इन्होंने बात की है, और वो भी किस कॉन्टेक्स्ट में? साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल मैच्योरेशन के कॉन्टेक्स्ट. ओके, क्योंकि इसमें और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो ऐसा सही सेम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. इन अ क्लासरूम अ टीचर ड्रू सम सर्कल्स, और बच्चों से पूछा उनके ऊपर कमेंट करने को कि क्या है ये. किसी ने बोला शेप है, किसी ने बोला बैंगल आर ऑफ दिस शेप, देन किसी ने बोला बॉल की शेप है. ठीक है, सो ये जो एग्जाम्पल है ये कंजेक्चर का एग्जाम्पल है, जनरलाइजेशन का एग्जाम्पल है. सो देखो, एग्जाम्पल अलग आ सकता है बट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सेम आ सकता है. जनरलाइजेशन होता है जब सब बच्चे सेम ही बात बोलते हैं. ओके, यहाँ पे कंजेक्चर है. कंजेक्चर मतलब बिना किसी प्रूफ के जब आप अलग अलग चीजें गेस कर रहे हो. ठीक है, तो कोई एविडेंस या प्रूफ नहीं है. जब आप 2 + 2 4 बोल रहे हो तो सारे के सारे ही 4 बोलेंगे उसके अंदर. दैट इज जनरलाइजेशन, जो एक पर्टिकुलर रूल के हिसाब से हो रही हैं चीजें. यहाँ पे कंजेक्चर मतलब आप कोई चीज गेस कर रहे हो विदाउट द रियल प्रूफ और एविडेंस. स्टर्नबर्ग ने क्रिएटिविटी के कितने कंपोनेंट्स प्रपोज किए हैं? स्टर्नबर्ग ने 5 कंपोनेंट्स प्रपोज किए हैं. ओके, एक्सपर्टीज, ये टेक्निकली स्टर्नबर्ग ने क्रिएटिविटी के जो प्रपोज किए थे 5 की इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट थियरी देते टाइम टॉड लुबर्ट के साथ मिलके जो काम किया उसमें दिए थे. सो एक्सपर्टीज, इमेजिनेटिव थिंकिंग स्किल्स, वेंचरसम पर्सनालिटी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक सपोर्टिव क्रिएटिव एनवायरमेंट. तो ये इन चीजों की बात करते हैं जो आपके इंटरनल रिसोर्सेज रहेंगे जैसे नॉलेज या पर्सनालिटी, और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स रहेंगे वो मिलके कुछ नया जो है आइडिया जनरेशन, यूजफुल आइडिया जनरेशन आपको दिखेगा. ये फुल स्टॉप नहीं आएगा. There are dash types of learning environments, one of which is learner centered.
तो लर्निंग एनवायरनमेंट आपसे पूछे हैं, एक अगर लर्नर सेंटर्ड है, टाइप आपके 4 हैं, लर्नर सेंटर्ड, नॉलेज सेंटर्ड, असेसमेंट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर्ड। कई बार हम ये सोच सकते हैं कि अच्छा लर्नर सेंटर्ड है तो एक टीचर सेंटर्ड होगा, शायद 2 ही हो, या तीसरा लर्निंग सेंटर्ड हो, बट नहीं, ये प्रॉपरली ये आपका ब्रेंसफोर्ड ब्राउन इन लोगों ने मिलके दिए थे 2000 में। एक लर्नर सेंटर्ड है तो 4 टाइप है, लर्नर, नॉलेज, असेसमेंट और कम्युनिटी सेंटर्ड। ओके, अकॉर्डिंग टू हुडसन, अ टिपिकल स्टैंडर्ड डायलेक्ट often passes through how many processes? तो often passes through 4 processes. कौन से हैं? Selection, codification, elaboration और लास्ट में वो डायलेक्ट एक्सेप्ट हो जाती है. ओके, सो एक्सेप्टेंस. What does assessment refers to? Data collection and gathering of evidences from same source. Bringing meaning to the collected data through interpretation determines the standards. Collection of data and the gathering of evidence from different sources through different tools. So आप different तरीके से जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो और एविडेंस गैदर कर रहे हो, दैट इज असेसमेंट, डिफरेंट तरीके से. ओके, PLA क्या रहेगा? पार्टिसिपेशन, लर्नर, एक्शन, पार्टिसिपेशन, लर्निंग एंड एक्शन, पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन, पार्टिसिपेटरी लर्नर एंड एक्शन. आंसर आपका बी हो जाएगा. पार्टिसिपेटरी लर्निंग और एक्शन की बात हो रही है, बहुत क्लोज दे रखे हैं, कंफ्यूजन बनता है इसमें, आंसर बी रहेगा. हार्लोक्स के अकॉर्डिंग इन विच एज इमोशंस आर इंटेंस एंड ट्रांजिटरी. सो कहाँ रहेंगे इंटेंस? देखो यहाँ तो दे ही नहीं रखा भाई, एडोलेसेंस, एडोलेसेंस नहीं दे रखा, तो अपर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन. ओके, क्योंकि अपर प्राइमरी के बाद वही चीज आ जाती है, 9th क्लास आ गई ना टेक्निकली अपर प्राइमरी में. Which discipline of social science is concerned with different events that have happened in different parts of world in different times? आप हिस्ट्री की बात कर रहे हो, साफ साफ पता चल रहा है. ठीक है, आंसर आपका सी आ जाएगा. Which of the following approaches allows for understanding a concept from perspectives of different discipline? तो आप सबकी बात कर रहे हो, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आपका आंसर हो जाएगा जी. इंटर में हम यूजुअली दो की बात करते हैं, ठीक है, डिसिप्लिन की. जब बहुत सारे डिसिप्लिन की बात कर रहे हो तो मल्टी डिसिप्लिनरी आ जाएगा. Who prepared the micro level plan at village? विलेज पे कौन करेगा? विलेज कमेटी करेगी. आंसर आपका फर्स्ट आ जाएगा, विलेज एजुकेशन सिस्टम. कमेटी लगाओ यहाँ पे, VEC आएगा, कमेटी. ठीक है. देन है MTA, मदर टीचर, ये आपका मदर टीचर एसोसिएशन हो गया, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी. IEPC की फुल फॉर्म बताइएगा. ओके. Who launched the training program? Programs of mass orientation of school. ये आपका टीचर. एक स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर, प्राइमरी टीचर करके, सॉफ्ट करके भी है, ठीक है. तो ये इन सर्विस के दौरान होते हैं, NCERT ने दिए हैं ये दोनों. ओके. Which one of the following is not a creative expression? तो राइटिंग आप क्रिएटिवली लिख सकते हो, पपेट्री, म्यूजिक, ये क्रिएटिव हो सकते हैं. वर्कशीट, वर्कशीट में कोई क्रिएशन नहीं है जी. ओके. As per NIOS, which of the following is not a pure social science? प्योर सोशल साइंस, देखो मैंने बोला था ना प्योर सोशल साइंस, एक तो साइकोलॉजी और दूसरा साइकेट्री. ठीक है, तो ये प्योर सोशल साइंस में नहीं आएंगे. जो हमने वहां एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा था, यहाँ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, वहां सोशियोलॉजी भी था, इकोनॉमिक्स, तो ये सारे प्योर सोशल साइंस में आएंगे. When was RT? Okay, right. Okay, RT कब लॉन्च हुआ था बेसिकली? सो 2009 में हुआ था, 2010 से लागू हुआ था. ओके, सो ये बात आपने याद रखनी है. सो 2009 में पास हुआ था, 2010 से 1 अप्रैल, मार्च में तो पेपर होते हैं ना, 1 अप्रैल 2010 से एनफोर्समेंट में आया था. While teaching the upright pyramid of biomass, the base has to be shown. अगर आप ऐसे दिखा रहे हो तो नीचे कौन रहेगा? सबसे नीचे अब पहले प्रोड्यूसर्स रहेंगे. ठीक है, तो ये बायोमास वाली चीजें हमने बेसिक साइंस में एनवायरमेंट में पढ़ी, एनवायरमेंट में स्पेशली. Depending on mode of funding, schools can be categorized and categorized. And government school, aided school and private school. Funding के हिसाब से अगर बात कर रहे हो तो private school तीसरा. In a classroom, a teacher wrote some numbers and asked students to tell rational numbers among them. तो सबने rational number बता दिए, सबका सेम ही आंसर आया obviously. So ये generalization है जी. ठीक है, अगर सबका अलग अलग होता, जैसे शेप वाली बात आई थी, वो आपका कंजंक्चर था. ओके, क्लियर हो गया. एक ही पेपर में दोनों कॉन्सेप्ट पूछ लिए. There are dash main principles of cooperative learning, one of which is positive interdependence. देखो टेक्निकली अलग अलग हो सकते हैं आंसर. एक का आंसर 5 आना चाहिए था इसका आंसर, बट 5 ऑप्शन में ही नहीं है, तो इन्होंने 3 प्रेफर किया.
अभी आएगा, मैंने अगली अगली स्लाइड में ऐड कर रखा है। सो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, फेस टू फेस इंटरेक्शन, उनकी जब इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, उनकी जब हम बात करते हैं तो ये मेन 3 प्रिंसिपल की ये बात कर रही हैं। अदरवाइज 5 होते हैं जो हम मेजरली पढ़ते हैं और जो नेट लेवल पे या हर लेवल पे पूछे जाते हैं। तो 5 मेन प्रिंसिपल है कोऑपरेटिव लर्निंग के, ना कि 3 या 4 या ऐसा। सो 5 इन्होंने दिया ही नहीं आंसर में। टीचिंग विच योगा कल्टिवेट्स द एक्सप्रेशन एंड लव ऑफ द डिवाइन इन द स्टूडेंट। तो भक्ति भावना की बात हो रही है, भक्ति योगा आएगा जी, ठीक है, भक्ति योग। An incorrect or misleading notion or opinion based on inaccurate facts, invalid reasoning. So ये एरर है, गलती है। नेट के लेवल पे इसको और डिटेल में पूछते हैं। सो फैलेसी का मतलब ही मिस्टेक है, गलती। ओके, सो ये जब इनएक्यूरेसी की बात आ गई तो फैलेसी जो है वो आपका आंसर रहेगा। कंजंक्चर हमने पढ़ा था तो ये नहीं है, काउंटर एग्जाम्पल करके भी कुछ नहीं है, हाइपोथेसिस भी ऐसा कुछ नहीं है। तो जब इनकरेक्ट और मिसलीडिंग स्टेटमेंट की बात हो रही है, ओपिनियन की बात हो रही है, तो दैट इज फैलेसी। सो ये है जी 5 बेसिक एसेंशियल एलिमेंट ना, 5 है, बट 5 ऑप्शन में ही नहीं था। तो इन्होंने पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, फेस टू फेस इंटरेक्शन और इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, इन 3 को ये मान के चले हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए। A student is doing theater as her extracurriculum activity. She is involved in which type of art? Theater है ना, both audio visual, ठीक है। परफॉर्मिंग आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट, क्योंकि वो परफॉर्म करे, थिएटर परफॉर्म करने वाली चीज है। विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट में फर्क होता है। ये आर्ट एजुकेशन वाला जो आपका एनआईओएस का मटेरियल है उसमें मेंशन है, करेंगे हम इसको कवर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन स्किल इज नॉट इन्वॉल्व? तो ऑब्जर्वेशन, बर्ड वॉचिंग में आप ऑब्जर्व कर रहे हो, फोटोग्राफ्स अगर आप देख रहे हो फोर्ट की, या मैप देख रहे हो फोर्ट का, तो उसमें भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो। म्यूजिक में नहीं है जी ऑब्जर्वेशन। ओके, अकॉर्डिंग टू whom a project is a whole-hearted purposeful activity? किसने बोला है? किलपैट्रिक ने बोला है। बहुत बार आया हुआ है अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर टू प्रैक्टिस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग? लास्ट स्टेप अगर हम रिवाइज लेके चलें तो एक्टिविटी बेस्ड है, आंसर आपका 4 हो जाएगा। प्लान करोगे, कंडक्ट करोगे एक्टिविटी को, रिफ्लेक्ट बैक करोगे प्रोसेस पे और रिवाइज करोगे चीजें। ओके, तो 4 स्टेप है जी। विच टाइप ऑफ, देखो ये टेक्निकली ना ये चीजें गड़बड़ है, क्योंकि एग्जैक्ट स्टेप नहीं होते हैं कभी ऐसे, कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है, बट इन्होंने दे रखा है तो ये उसी हिसाब से ध्यान रखना। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ विजुअल आर्ट? ओके, सो डांस, स्कल्पचर, पेंटिंग। देखो पेंटिंग, स्कल्पचर और आपका ड्राइंग। डांस तो एक परफॉर्मिंग आर्ट है, थिएटर, डांस ये परफॉर्मिंग आर्ट है, और बाकी ये क्या हो गए जी, विजुअल आर्ट हो गए। Which among the following cannot foster the school parent community relationship? So parent teacher का regular communication नहीं, ये तो अच्छी बात है। Parents who doesn't communicate, ये गड़बड़ है, ये foster नहीं कर पाएगा relationship को। Teacher who guides and advise the parents, ये भी ठीक है। Schools that encourage parents involvement, ये भी ठीक है। तो एक ही negative statement है, वही हमसे पूछिए, आंसर बी हो जाएगा। When infants start matching the voice with the appropriate face of the speaking person, यानी जब छोटे बच्चे को देख के आप बात कर रहे हो तो वो आपकी तरफ देख रहा है, उसको पता है दूसरा अगर बंदा बोलने लगेगा तो उसकी तरफ देखेगा। तो जब वो वॉइस और अप्रोप्रिएट फेस उस पर्सन का कि कौन बोल रहा है वो समझने लग जाता है, मैच करने लग जाता है। सो वो किस एज पे होता है? अराउंड 3 to 4 months, अराउंड 2 months, 6 months, 4 to 5 months। तो आंसर आपका 3 to 4 months आएगा। आपको ध्यान हो, अगर किसी ने पढ़ा हो तो 3 महीने तक बच्चे का विजन भी क्लियर होने लग जाता है, ठीक है। बहुत क्लियर नहीं होता है स्टार्टिंग में बच्चे का विजन, 3 महीने तक क्लियर होता है। तो उसी टाइम पे वो एग्जैक्टली पहचानना शुरू कर देता है। Which type of personality possess high motivation, lack patience, feel short of time, be in great hurry, and feel like be always burdened with work? तो ये मैंने अभी ऊपर जो उसकी क्या था पर्सनालिटी के टाइप्स बताए थे ना, उसमें रोजनमैन का टाइप था, फ्राइडनमैन एंड रोजनमैन। सो ए बी सी डी 4 टाइप की बात की थी हमने पर्सनालिटी की, जो मैं थियरी क्लासेस में भी करवाऊंगी। ओके, सो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? ये कैरेक्टरिस्टिक टाइप ए की है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। बहुत सारे रटने वाले क्वेश्चन है, सीधा सीधा। The dash major types of germs, most common being bacteria and virus, through which disease can spread in a school environment? तो 4 होते हैं जी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ। ओके, इन विच ईयर डिड एसएसए वाज लॉन्च्ड? तो एसएसए 2002। तो हम 2002 के साथ जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन अपने आप में गलत है, लेकिन कई बार आता है ये। 2001 से 2002 में लॉन्च हुआ है। ओके, सो आप 2000, वैसे तो एक अगर ऑप्शन में होता तो हम एक के साथ जाते, बट 2000 के साथ नहीं जाओगे आप कभी भी, ये बात याद रखना।
ओके, तो आंसर आपका यहाँ सी हो जाएगा, अदरवाइज 2001 होना था करेक्ट आंसर। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट, फिर आप इस पे जाओगे, रिपेयरिंग टेबल चेयर एटसेट्रा विल कम अंडर विच कैटेगरी? आप रिपेयर कर रहे हो चीजों को, हेल्थ एंड हाइजीन, फूड, रेजिडेंस या क्लोथ्स? रेजिडेंस है ना, रिपेयर कर रहे हो ना। Why is it important that a community should participate in school related activity? क्योंकि एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है, एजुकेशन बहुत क्रिएटिव है, एजुकेशन के डिफरेंट आउटकम्स फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोसाइटी के लिए होते हैं। एजुकेशन इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी सोसाइटी। सो कम्युनिटी का या स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज में कम्युनिटी पार्टिसिपेट करे, क्योंकि एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है और स्कूल को मिनिएचर सोसाइटी भी बोला है जॉन ड्यूई ने। ओके, तो ये बात आपने याद रखनी है। Among all, which provision is the responsibility of MCD, Municipal Corporation of Delhi? Proper arrangement of soap and hand wash liquid. No child should play with dirty clogged water. Supplying water to all schools. Regular repair of pipeline to avoid water clogging. So पानी सब schools में पानी पहुंचाना किसका काम है? MCD का काम है। बंडूराज थियरी इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो बंडूरा की थियरी सेल्फ एफिकेसी की बात ही बंडूरा ने की थी, तो आंसर आपका ए आएगा। ये मैंने उसके टाइम पे भी ये वाले क्वेश्चंस ना थोड़े थोड़े मैच भी करते हैं, ईएमआरएस वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो जो मैंने उस टाइम करवाए थे। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कम अंडर हेल्थफुल स्कूल एनवायरमेंट? ओके, तो ड्रिंकिंग वाटर, सेफ फूड, डर्टी टॉयलेट्स, डस्टबिन। तो डर्टी टॉयलेट्स, ये हेल्थ डर्टी टॉयलेट्स हैं तो कहाँ हेल्थफुल एनवायरमेंट हुआ? ओके, आंसर सी हो जाए। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर्स भी होते हैं बहुत जगह। ओके, तो ये किस लिए सेटअप किए जाते हैं? ये इन सर्विस ट्रेनिंग के लिए सेटअप किए जाते हैं कि इनको जो ये रिसोर्स सेंटर्स हैं रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएंगे ड्यूरिंग द सर्विस। ओबीबी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, 1987, आंसर सी। ठीक है, किसने सजेस्ट किया था? 1986 की पॉलिसी ने सजेस्ट किया था। ओके, which one of the following is not an advantage of work education? May learn skills which may enable them to lead a quality life, have meaningful knowledge of community resources, students will get distract from नहीं, distract वाला तो कोई advantage नहीं है। May take pride in work done with hard work, आप प्राइड ले सकते हो, मीनिंगफुल नॉलेज होगी कम्युनिटी रिसोर्सेज की, और लर्न स्किल भी आ जाएगी, और वो स्किल जो है वो क्वालिटी लाइफ के लिए अच्छी रहेंगी। ओके, सो डिस्ट्रैक्ट नहीं करता स्टडीज से, ये कोई एडवांटेज नहीं है। विल गेट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम स्टडीज नहीं। Which one of the following is not a factor responsible for success of work education? So broad mindedness, हाँ। टेक्स्ट बुक नहीं। डिग्निटी ऑफ लेबर आएगा ये, LABOUR, डिग्निटी ऑफ लेबर एंड पॉजिटिव एप्टीट्यूड, और आपका क्रिएटिव एप्टीट्यूड, ये ठीक है जी। टेक्स्ट बुक कोई रिस्पॉन्सिबल फैक्टर नहीं है जब अगर वर्क एजुकेशन सक्सेस हो रही है। वर्क एजुकेशन में हम टेक्स्ट बुक की बात नहीं करते हैं, हम काम करवाने की बात करते हैं, और फिजिकल वर्क होता है मेजरली वो। Who said work should be taken as a medium of education because experiences are the windows or of our brain? तो ये बात किसने बोली है? आपको याद रखनी है, दोबारा भी पूछी जा सकती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बोली है जी। What should not be there in school? क्या चीज नहीं होनी चाहिए? Adequate drinking water बिल्कुल होना चाहिए, तो ये तो नहीं आएगा। No proper space for water cooler, वाटर कूलर के लिए स्पेस ही नहीं है, ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी हो और कवर्ड स्टोरेज ऑफ वाटर भी हो। सो आंसर आपका बी आ जाएगा, हमसे नोट पूछा था। Which among the following cannot help in micro planning? So micro planning में सर्वे हेल्प कर सकते हैं, फोकस ग्रुप, डिस्कशन, ऑब्जर्वेशन सब हेल्प करेगा, बट बुक्स माइक्रो प्लानिंग में हेल्प नहीं करेंगे। ओके, मेकिंग टी कम अंडर विच कैटेगरी? चाय पानी खाने की बात हो रही है तो फूड और एग्रीकल्चर के अंडर आ जाएगा ये। ओके, जैसे वो रिपेयर करना, चेयर रिपेयर करना, वो सब चीजें रेजिडेंस के अंडर थी। द डैश सेल्फ leads to an orientation in which one feels primarily concerned with oneself. जब आप खुद की बात कर रहे हो तो पर्सनल हो गया ना, तो पर्सनल सेल्फ अपने आप से कंसर्न होगा। जब आप किसी और से कंसर्न हो, प्राइमरीली कंसर्न विद अदर आ जाता, तो आपका सोशल आ जाता। आंसर पर्सनल हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट रेफर टू 4R? तो 4R होते हैं जी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। रिनफोर्स नहीं होता, पहले रिफ्यूज होता है। सो रिफ्यूज यानी वो चीज यूज ही मत करो, जैसे प्लास्टिक है मत यूज करो, अगर कर रहे हो तो उसको रिड्यूस, कम कर दो यूज, देन अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप देन रीयूज करो उसको, और अदरवाइज रिसाइकिल। तो ये जो है 3-4 स्टेप, 4R हैं ये।
रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, रेनफोर्स आपका आंसर हो जाएगा। When a teacher is considering all her students equal, what policy she is applying? Greeting program, one-on-one contact, gender equality या anti discrimination? तो जब वो सबको बराबर ट्रीट कर रही है यानी भेदभाव नहीं कर रही है तो वो एंटी डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा। इक्वल रख रही है वो बात भी ठीक है, बट हर एक जगह वो नहीं है इक्वल वाली, तो बायसनेस नहीं कर रही है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी अप्लाई कर रही है वो यहाँ। ओके, सो ये हो गए जी हमारे टोटल 900 क्वेश्चंस पूरे। नेक्स्ट क्लास में हम अगले 100 क्वेश्चंस करके पूरे 1000 क्वेश्चंस हो जाएंगे और ऐसे ही जल्दी जल्दी हम क्लासेस कवर करते रहेंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।